आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण और आज विश्लेषण में बात माया के निकाय युद्ध की, क्योंकि जिस निकाय चुनाव को अब तक सपा और भाजपा के बीच माना जा रहा था उसमें अब बसपा की एंट्री हो गई है। वहीं बात करेंगे देश के सबसे बड़े मदरसे की जो 12 सवालों की कसौटी पर फेल हो गया है और अब इस पर कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। साथ ही आपको दिखाएंगे कल होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में ओवैसी की पतंगबाजी की, क्योंकि कल होने वाला ये मैच राजनीति का अखाड़ा बन गया है। साथ ही आपको दिखाएंगे अयोध्या के दीपोत्सव की झांकी। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात मायावती के निकाय युद्ध की, क्योंकि जिस निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है उसकी लड़ाई के लिए अब मायावती ने भी दावा ठोक दिया है। आज मायावती ने अपने संगठन की बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही मायावती ने भाजपा के विकल्प बनने की बात कही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मायावती की ये तैयारी यूपी में किसका खेल खराब करेगी, क्योंकि जिस तरह से इमरान मसूद ने सपा का साथ छोड़कर बसपा का दामन थामा है उससे मुस्लिम मोर्चे पर बड़ी किलेबंदी के रूप में इसे देखा जा रहा है। माया का निकाय युद्ध सपा भाजपा के विरुद्ध। बसपा का संकल्प, यूपी में बनेंगे भाजपा का विकल्प। स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर एक बेहतर परिणाम के साथ बहुजन समाज पार्टी का आपको दिखाई देगा। हाथी की नई चाल किसका करेगी खेल खराब। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है और ये बिसात उस बसपा ने बिछाई है जिसे अब तक इस लड़ाई से बाहर माना जा रहा था। लेकिन निकाय से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक कर न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि निकाय चुनाव में भाजपा का विकल्प बनने की बात कहकर इस चुनाव को रोचक भी बना दिया है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज सब लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो मंथन है वो है निकाय चुनाव को लेकर, लोकसभा के चुनाव को लेकर कि किस तरह से आगे काम करना है, किस तरह से अपने क्षेत्र में काम करना है। कि निकाय चुनाव में पार्टी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव के परिणाम होंगे 2024 के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप देख सकते हैं प्रदेश भर से जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं इस समय बैठक के लिए। निकाय चुनाव को लेकर बयान भी जारी हो गया बैठक का कि बिल्कुल मजबूती से लड़ना है एक नई रणनीति के साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। वही निर्देश बहन जी ने दिए हैं और उन निर्देश का पालन करना सभी कार्यकर्ताओं का और सभी नेताओं का धर्म। भाजपा के विकल्प के रूप में कहा गया बसपा अपने आप को तैयार करे। देखिए, हम लोग मजबूत हैं, पहले से मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कमियाँ दी उनको दुरुस्त करने के लिए बहन जी ने सबको निर्देश दिए और निश्चित रूप से स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर एक बेहतर परिणाम के साथ बहुजन समाज पार्टी का आपको दिखाई देगा। दरअसल जानकार निकाय चुनाव को सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर के रूप में देख रहे, लेकिन जिस तरह से अब मायावती दम दिखा रही उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या बसपा फिर एक बार सपा का खेल खराब करने के लिए बैटिंग कर रही है, क्योंकि जब से विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ मायावती का जोर मुस्लिम वोटर को साधने पर रहा। मायावती सामने इन पदाधिकारियों के साथ में संवाद कर रही हैं और आज की जो बैठक की बात की जाए तो प्रदेश भर से जो जिलाध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं, इसके अलावा सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, जोनल जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सभी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। और ये जो बैठक है इसको अगर हम देखें तो आगामी निकाय चुनाव और इसके अलावा जो लोकसभा के चुनाव हैं उनके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक, आगे की एक रणनीति पर मंथन कि किस तरह से जो निकाय चुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की जा सके। हाल ही में जिस तरह से इमरान मसूद ने सपा की साइकिल को छोड़ बसपा के हाथी को चुना, उससे सपा के मुस्लिम वोट में सेंधमारी के कयास लगाए जा रहे। मैं एक मकसद के साथ कांग्रेस के छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में हम लोग समाजवादी पार्टी को खड़ा करें और हम लोग उस वैचारिक लड़ाई के अंदर, जो वैचारिक लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो सत्ताधारी दल के साथ थी, हम लोग उसमें विजय प्राप्त करें। लेकिन बदकिस्मती से तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नतीजे नहीं आए। उनके पीछे क्या कारण रहे, क्या नहीं किया, उनके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो नतीजे नहीं आए। मुझे समझ में आया
कि बहुजन समाज पार्टी कैडराइज पार्टी है जो इसका वोट बैंक है। अगर हम लोग मजबूती के साथ इसको मजबूत करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत विकल्प हम लोग बनने का काम करेंगे। दूसरी तरफ भाजपा भी मुस्लिमों के बड़े वोट पसमानदा पर नजर बनाए हुए है, जिसकी बड़ी तस्वीर 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक लखनऊ के क्राइस्ट चर्च में आयोजित भाजपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन में देखी गई थी। भाजपा को लगता है कि मुस्लिमों का थोड़ा सा भी वोट अगर उसे मिल गया तो 2024 में 80 सीट जीतने का टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बसपा ने यूपी में भाजपा के विकल्प बनने की बात कही, उस पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भाजपा के बढ़ते जनाधार की लकीर खींच दी कि कैसे 2014 के बाद भाजपा का ग्राफ तेजी से बढ़ता चला गया और कैसे बसपा का ग्राफ घटता चला गया। पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी गरीब कल्याण नीतियों के कारण जन जन में भाजपा का भरोसा बढ़ा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास नारे को लेकर हम जनता के बीच में हैं और प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। हमारा मामला ये है कि हम सर्व समाज को लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी नीति को अपनाते हुए सबको साथ लेकर के चलती है और हम सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि मायावती फिर से यूपी में खुद को दमदार कंपटीटर क्या साबित कर पाएंगी या फिर तीसरे और चौथे पायदान में उलझकर रह जाएंगी, क्योंकि जिस मुस्लिम दलित गठजोड़ के दम पर मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बनी वो टूट चुका है। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि जिस दलित वोट को बसपा का मजबूत बेस माना जाता था वो भी छिटक चुका है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी की 86 रिजर्व सीट में से बसपा इस बार खाता तक नहीं खोल पाई। मौजूदा समय में बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है और उसका वोट प्रतिशत सिमटकर 12.88% पर आ गया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मायावती निकाय चुनाव में एक बड़ा उलटफेर कर पाएंगी या फिर सपा और भाजपा की लड़ाई में फिर से पिछड़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बड़े खुलासे की, क्योंकि जिस मदरसे की बात को पत्थर की लकीर माना जाता था, जहां से अब तक 1 लाख से ज्यादा बार फतवे जारी हुए, वो मदरसा सर्वे की कसौटी पर फेल हो गया। हम बात कर रहे हैं दारुल उलूम देवबंद की, जिस पर अब कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि यूपी में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं उसमें सबसे बड़ा नाम दारुल उलूम देवबंद का है। गैर मान्यता प्राप्त निकला देश का सबसे बड़ा मदरसा। दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। दारुल उलूम देवबंद पर लटकी तलवार, अब क्या फैसला लेगी सरकार? क्या देश का सबसे बड़ा मदरसा गैर मान्यता के चल रहा है? क्या 1 लाख से ज्यादा फतवे जारी करने वाला मदरसा 12 सवाल की कसौटी पर फेल हो गया? ये सवाल सहारनपुर प्रशासन की उस रिपोर्ट के बाद खड़े हो गए हैं जिसमें 306 मदरसे गैर मान्यता के चलते हुए मिले, जिसमें सबसे बड़ा नाम दारुल उलूम देवबंद का है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के, सरकारी सहायता के बिना, दूसरे स्रोतों से आने वाले चंदे से चल रहा। क्योंकि जब सर्वे में दारुल उलूम देवबंद से उसका इनकम ऑफ सोर्स पूछा गया तो ज़कात को अपना सोर्स ऑफ इनकम बताया। कि जिला सहारनपुर में टोटल 5 तहसीलें हैं, जिसमें टोटल गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो है 306 ट्रेस हुए हैं, जिनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है शासन को भेज दी गई। दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं, उनकी सैलरी जो है विभाग देता है, उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। दरअसल दारुल उलूम देवबंद मदरसे को 156 साल पुराना बताया जाता है, जो 1866 के तहत पंजीकृत हुआ। लेकिन जब देश आजाद हुआ तब भी ये मदरसा सरकार से नहीं जुड़ा। इसने यूपी सरकार और केंद्र सरकार से कभी अनुदान नहीं लिया। लेकिन अब इसके गैर मान्यता प्राप्त होने के बाद हड़कंप मचा है, क्योंकि ये वही मदरसा है जिसकी बात पत्थर की लकीर माना जाता है। लेकिन अब इसके भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जब सर्वे शुरू हुआ था तब सरकार की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही गई थी। कानूनी दृष्टि से प्रदेश में जितनी भी गतिविधियां हैं उनको हम चलने देंगे। गैर कानूनी
और असामाजिक गतिविधियों को बिल्कुल भी लागू नहीं। आपको बता दें कि यूपी में मदरसों के सर्वे की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें करीब 7,500 ऐसे मदरसे मिले जो बिना मान्यता के चल रहे। इसमें मुरादाबाद में 585, सहारनपुर में 306, गोरखपुर में 142, गाजियाबाद में 139, बाराबंकी में 100, लखनऊ में 87, कानपुर नगर में 86, प्रयागराज में 78 और अयोध्या में 55 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिलने की बात कही जा रही। हालांकि असली तस्वीर 15 नवंबर को साफ होगी जब पूरी रिपोर्ट सरकार तक पहुंच जाएगी। प्रदेश से तकरीबन 7500 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चिन्हित किए गए हैं। हालांकि एग्जैक्ट फिगर इसकी आने में 15 नवंबर तक जिलाधिकारी के जरिए से शासन तक आकर के हम लोगों तक वो रिपोर्ट प्राप्त होगी। ये सर्वे सिंपल साधारण सर्वे है, स्कूलों की तरह, कॉलेजों की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इससे हमें एक डेटा प्राप्त होने वाला है ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। प्रधानमंत्री के सपने के तर्ज पर मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे उनके विकास के लिए सर्वे हो रहा था। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इन 7,500 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, क्योंकि जब सर्वे हुआ था तो काफी हंगामा हुआ था, जिस पर दलील देते हुए सरकार ने कहा था कि उसका मकसद इन मदरसों के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि यूपी के मदरसों का सिस्टम सुधरेगा, और सुधरेगा तो गैर मदरसा प्राप्त मदरसों का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान मैच में ओवैसी की पतंगबाजी की, क्योंकि जिस मैच पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं उस पर राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को भारत का एशिया कप में पाकिस्तान ना जाना इतना चुभ गया कि अब वो कल होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच में मुसलमान करने लगे। भारत पाकिस्तान मैच पर ओवैसी की पतंगबाजी। मगर नहीं पाकिस्तान, अब ये कल क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे तुम? नहीं खेलना था। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा शमी सिराज के नाम पर ओवैसी एंड कंपनी काम। हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। 23 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिसका खुमार पूरे देश पर चढ़ा है। क्योंकि जब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, क्रिकेट अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान का मैच राजनीति का अखाड़ा बन गया है, और इसे अखाड़ा बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो जब भी बोलते हैं विवाद खड़ा कर देते हैं। और उन्होंने भारत पाकिस्तान के होने वाले मैच पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि ओवैसी को पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में भारत के न जाने की बात इतनी बुरी तरह चुभ गई कि उन्होंने 23 अक्टूबर को होने वाले मैच में भी पाकिस्तान के साथ ना खेलने की बात कह दी। नहीं पाकिस्तान, अब ये कल क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे तुम? नहीं खेलना था। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से। क्या होता नहीं खेले तो? एक होगा 1,000-2,000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलो आप। भारत से बढ़ के है, 2,000 करोड़ होगा, छोड़ दो। मन नहीं, पाकिस्तान को नहीं जाएंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। हाँ हो। लेकिन ओवैसी भूल गए कि BCCI ने पाकिस्तान में खेलने से मना किया है, पाकिस्तान से नहीं। लेकिन ओवैसी अब क्रिकेट मैच में भी हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, जिन्हें लगता है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में जीत गया तो जीत सबकी, लेकिन हार गया तो शमी और सिराज जैसे खिलाड़ियों की गलती देखी जाएगी। अब वो मैच कौन जीता कि नहीं मालूम, शेयर बनते। अरे क्रिकेट मैच है भाई, हमको क्या करने का है उससे? हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा
मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। हम भी ख्वाहिश है, मगर नहीं, इनको नहीं। जीते तो जिंदाबाद, हारे तो ढूंढते कैसा हारे। अरे क्या है रे तुम लोगों को, क्रिकेट मैच है ये। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्रिकेट मैच के ऊपर हैदराबाद के सांसद और MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। तंज कसते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर भारत जब मैच जीतती है तो जश्न मनाया जाता, वहीं उसकी हार पर सवाल एक खास समुदाय से पूछा जाता है। उन्होंने मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज का जिक्र किया और साथ ही ये भी सवाल किया कि आखिर इस मैच की जरूरत क्या है। ओवैसी के अब इसी बयान पर राजनीति गर्मा गई है। सवाल बड़ा है, क्या क्रिकेट को राजनीति के चश्मे से देखना सही है? क्योंकि ये सही है कि जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो हार पर सवाल उठाते हैं, और जब यही खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं तो दिल खोलकर प्यार भी लुटाते हैं। लेकिन ओवैसी और उनके जैसे तमाम सियासतदान ये बात भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब बात अयोध्या की दिवाली त्रेता वाली, क्योंकि इस वक्त अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। एक एक घाट, गली मोहल्ले, सड़क रोशनी से नहाए हुए हैं। इस बार दीपोत्सव में 15 लाख से ज्यादा दीप जलाने की तैयारी है। इस बार अयोध्या के दीपोत्सव की धूम न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में दिखाई देगी, क्योंकि इस बार PM मोदी खुद दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। सज गया अयोध्या धाम, रूस में भी होगा जय श्री राम। सरयू के घाट पर राम राज्य की झांकी, PM मोदी का इंतजार बाकी। कलयुग में पधारेंगे त्रेता के राम, दर्शन भर बन जाएंगे बिगड़े काम। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहां जब जब भगवान श्री राम के जयकारे गूंजते हैं, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के दिल धड़कने लगते हैं। और इस बार अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी एकदम निराली है। अयोध्या की हर एक सड़क, हर एक गली, हर एक चौराहे को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जो तैयारियों का पूरा खाका है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से जो प्रधानमंत्री की गाड़ी है वो राम की पैड़ी में एंटर होगी, और आप देखिए अब यहाँ से जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको चकाचौंध रोशनी मिलेगी, आध्यात्म की खूबसूरती दिखेगी। और आप देखिए ये राम की पैड़ी जहाँ पर कार्यक्रम होना है दीपोत्सव का। इस बार अयोध्या के दीपोत्सव की धूम न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में दिखाई देगी, क्योंकि इस बार 8 देशों से आए कलाकार रामलीला करेंगे, जिसमें रूस से आए 12 कलाकार भी शामिल हैं। खास बात यह है कि विदेश से आए कलाकारों को योगी सरकार ने खास मंच प्रदान किया है। हमारे लिए गर्व की बात है, सबके लिए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है हमारा, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, और हम लंबे समय से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है, और आज हमारे लिए जैसे सपने जैसा है, और देश के प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति है हमको गौरवान्वित करने वाली। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर 15 लाख दीप जलाए जाएंगे, जिन्हें जलाने के लिए हजारों वॉलंटियर्स को लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या की राम की पैड़ी को सजाया और संवारा गया है। इस बार 17 लाख दीपक जला करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रहा है। इस बार 22,000 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। अब इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री मोदी का, जो पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होंगे। दीपोत्सव इस बार अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से पूरे प्रदेश के 25 करोड़ लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। भव्य और दिव्यता के साथ इस बार का कार्यक्रम हो रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पुनः 18 लाख से ज़्यादा दियों के साथ हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लोकप्रिय और विश्व के लोकप्रिय नेता इस कार्यक्रम, पूरे कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। मतलब एकदम साफ है, इस बार अयोध्या में दीपोत्सव बिल्कुल राम राज्य जैसा होगा। अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ
अवधेश मिश्रा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।